नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हिस्ट्री में पावर हमेशा तलवार से नहीं बदली। कभी शिपिंग रूट्स कंट्रोल करके, तो कभी ऑयल के रेट सेट करके, और आज पैसा चलने के तरीके से। आज दुनिया मिसाइल्स, ड्रोन्स और ये युद्ध पर फोकस कर रही है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स का जो सबसे पावरफुल और डेंजरस बैटलफील्ड आज बैंकिंग और पेमेंट्स बन चुका है। और इसी बैटलफील्ड पर जो इंडिया बिना शोर मचाए 2026 के लिए अपना लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक गेम सेट कर रहा है। 2026 में इंडिया ब्रिक्स का प्रेसिडेंट बनेगा और इसी फेज में इंडिया का सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक ऐसा प्रपोजल पुश कर रहा है जो फ्यूचर में ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल पावर बैलेंस दोनों को इंपैक्ट कर सकता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे इंडिया का जो मल्टी सीबीडीसी मतलब मल्टी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो प्लान क्या है, फिर कैसे इंडिया चाइना के फाइनेंशियल डोमिनेंस को जो है चुपके से बैलेंस कर रहा है, और क्यों 2026 ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, एक टाइम था जब ब्रिक्स को लोग हल्के में लेते थे। लोग कहते थे सिर्फ एक डिस्कशन क्लब है, लेकिन आज ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का ग्रुप नहीं रहा। इजिप्ट, फिर यूएई, ईरान, इथियोपिया और इंडोनेशिया के जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स प्लस बन चुका है। अब एक हार्ड फैक्ट देखिए, आज अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में देखें तो ब्रिक्स प्लस का जो कंबाइंड इकोनॉमिक साइज G7 कंट्रीज से भी ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा, फिर रिसोर्सेज भी ज़्यादा, और फ्यूचर ग्रोथ के सेंटर यही है। अब प्रॉब्लम यह है कि ब्रिक्स के पास मसल पावर है, लेकिन अभी तक अपना जो है जो एक सिस्टम नहीं है। ट्रेड होता है पर पेमेंट्स भी जो ज़्यादातर पुराने जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम पर चलती है। इंडिया ने जो है यही एक गैप देखा। इंडिया का विजन क्लियर है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। ब्रिक्स को एंटी वेस्ट जो है प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है, बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल जो ऑप्शन बनाना है। यही से इंडिया प्रैक्टिकल सिस्टम बिल्डर के रोल में आता है। अच्छा, अब एक अनकंफर्टेबल सच आप इसको समझिए। आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, एक दिन के अंदर रशिया के बैंक्स के साथ ऐसा हुआ जैसे उनके इंटरनेशनल एटीएम कार्ड बंद हो गए हो। पैसे थे लेकिन भेजने का रास्ता बंद हो गया। उस दिन दुनिया के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स को एक बात समझ आ गई, पैसा सिर्फ नोट नहीं होता है, सिस्टम भी होता है। इस इंसिडेंट से ने जो है वो दुनिया को एक एकदम क्लियर मैसेज दिया, अगर आपका पैसा किसी और के सिस्टम में फ्लो करता है तो वो सिस्टम कभी भी रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। जैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद रशिया का सिस्टम बिल्कुल खत्म। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस। और इंडिया ने यहाँ 2 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। पहला क्या है? पहला, सिर्फ एक ही जो करेंसी पर जो डिपेंड रहना रिस्की है, और दूसरा, ट्रेड रुकते ही इकोनॉमी पर डायरेक्ट प्रेशर आता है। इंडिया का सॉल्यूशन क्या है? इंडिया का सॉल्यूशन डी डॉलराइजेशन नहीं है। इंडिया डॉलर को खत्म करना नहीं चाहता है। इंडिया का अप्रोच है जैसे कि डी रिस्किंग। सिंपल शब्दों में हम अगर समझाएंगे तो हम रोड बंद नहीं कर रहे हैं, हम एक जो है एक हम क्या बोलेंगे, हम एक पैरेलल हाईवे बना रहे हैं। 2022-23 में जब इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा तो प्रॉब्लम ऑयल की नहीं थी, प्रॉब्लम पेमेंट की थी। डील हो रही थी, शिप्स आ रही थी, लेकिन पैसे कैसे दिया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो बन गया। तब इंडिया ने रियलाइज किया कि भैया ट्रेड करना एक बात है, ट्रेड सेटल करना दूसरी। दोस्तों, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया। आरबीआई का एक स्टाइल है, वो कभी जैसे कि फ्लैशी अनाउंसमेंट्स नहीं करता है। पहले पायलट प्रोजेक्ट्स करता है, फिर धीरे से चुपके से सिस्टम बनाता है, और जब अनाउंस होता है तब सिस्टम ऑलरेडी टेस्टेड होता है। तो ई रूपी और जो ये क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स भी इसी माइंडसेट से आ रहे हैं। यहीं से एंट्री होती है आरबीआई की। आरबीआई सिर्फ
करेंसी प्रिंट करने वाली तो बॉडी है नहीं। आरबीआई आज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट भी बन चुका है। आरबीआई का कोर आइडिया है हर कंट्री अपनी डिजिटल करेंसी रखे, लेकिन ट्रेड के लिए उनके बीच डायरेक्ट कनेक्शन हो। इस अप्रोच को ब्रॉडली, जो मैंने अभी शुरुआत में कही थी, मल्टी सीबीडीसी मॉडल, जो कि मल्टी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मॉडल कहा जाता है। जैसे अलग अलग बैंक्स यूपीआई पर कनेक्ट होते हैं, वैसे ही अलग अलग देशों की जो डिजिटल करेंसी एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होना, इसी को जो है मल्टी सीबीडीसी कहते हैं। इस जो ग्लोबल एक्सपेरिमेंट का एक एग्जाम्पल है हमारा जो प्रोजेक्ट एमब्रिज, जिसमें कई कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के साथ इंडिया भी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। अब इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से अगर हम समझे, तो आज जो इंडिया पहले रुपी के से फिर डॉलर में कन्वर्ट करता है, फिर डॉलर से फिर ब्राजीलियन जो करेंसी है उस पर कन्वर्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई ट्रेड करेंगे तो टाइम लगता है, तो फीस भी लगती है और रिस्क भी होता है। तो अभी जो है उस प्रोसेस को अगर हम बाईपास करेंगे, तो आरबीआई ने एक सिस्टम को प्रपोज किया है। ई रूपी जो है वो डायरेक्टली दूसरे देश की जो डिजिटल करेंसी से कनेक्ट हो जाएगा। बीच में जो है कोई एक्स्ट्रा करेंसी नहीं, जैसे कि हम डॉलर से फिर खरीदेंगे, नहीं, अभी सीधे वहाँ। तो कोई जो ये अननेसेसरी जो डिले ये भी नहीं है। तो इससे रिजल्ट क्या होगा, जो ट्रेड जो है 2 और 3% तक सस्ता हो जाएगा और पेमेंट जो है इंस्टेंटेनियस हो जाएगा और कंट्रोल जो है अपने हाथ में। ये फाइनेंस नहीं है, एक्चुअली एग्जैक्टली आरबीआई ने ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको बनाने की अभी कोशिश वो कर रहा है। दोस्तों याद कीजिए, जब यूपीआई लॉन्च हुआ था, लोग क्या कहते थे इतना बड़ा सिस्टम है, इंडिया में कैसे चलेगा, फिर फ्री ट्रांजैक्शन का मॉडल फेल हो जाएगा। लेकिन आज वही सिस्टम दुनिया के केस स्टडीज में है। इसीलिए जब इंडिया कहता है कि हम लार्ज स्केल डिजिटल सिस्टम्स बना सकते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस हवा में नहीं है, एक्सपीरियंस से आता है। इंडिया ने पहले ही दिखा दिया है कि वो लार्ज स्केल डिजिटल सिस्टम कैसे बना सकता है। तो अगर हम यूपीआई की बात करें, तो वो बिलियन लेवल जो है वो ट्रांजैक्शंस, फिर जीरो कॉस्ट जो है मॉडल है, फिर हमें जो है ग्लोबल एडमिरेशन जो है वो भी मिला है। तो आज के डेट में यूपीआई अगर हम देखें, तो भारत के साथ साथ हम सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, फ्रांस जैसे कंट्रीज में तो एक्सेप्ट हो रहा है ना। तो एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि यूपीआई, इसमें थोड़ा सा फर्क है। यूपीआई जो है वो आम लोगों के लिए है, रिटेल के लिए। लेकिन हम जब ई रूपी की बात कर रहे हैं, तो हम बड़े ट्रेड के लिए बात कर रहे हैं। किसी की होलसेल ट्रेड में ई रूपी का इस्तेमाल होगा। तो जब इंडिया ब्रिक्स 2026 में ये सिस्टम टेबल पर रखेगा, तो इंडिया सिर्फ थियोरी नहीं लाएगा, इंडिया के पास जो है वो क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा। इससे इंडिया को मिलती है जो नेगोशिएशन पावर मिलेगा, क्योंकि ना हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो हम जो है प्रेशर में डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास अपना रास्ता ऑलरेडी बिल्कुल तैयार बैठा है। तो ये है अभी। दोस्तों यहाँ पे जो है ट्रस्ट का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जियो पॉलिटिक्स में जो छोटी कंट्रीज एक सवाल जो है हमेशा पूछते हैं, कल को अगर रिलेशन बिगड़ा तो क्या सिस्टम हमारे खिलाफ यूज होगा। इस डर की वजह से कई देश किसी एक जो पावर के करेंसी सिस्टम में फुल्ली जो है उसमें शामिल नहीं करते अपने आप को। तो इंडिया का मॉडल उनके लिए बड़ा ही कंफर्टेबल है। इंडिया कहता है भाई तुम्हारा पैसा तुम्हारा रहेगा। अब थोड़ा सा एक कंपैरिजन ज़रूरी है, क्यों ना, इससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो चाइना का अप्रोच क्या होता है? चाइना का अप्रोच होता है कि भैया स्पीड, फिर कंट्रोल, फिर वो बोलता है कि भैया जो युआन सेंट्रिक डोमिनेंस। चाइना चाहता है कि भाई सिस्टम भी मेरा, पैसा भी मेरा। इससे जो है कई जो छोटे छोटे देश वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इंडिया का अप्रोच बिल्कुल अलग है। इंडिया बोलता है कि भैया आप जो है अपनी करेंसी रखो, हम अपनी रखेंगे, बस सिस्टम जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से जो है इंडिया दिखता नहीं है कि भैया
हम डोमिनेटिंग नहीं हुए हैं, हम डोमिनेट नहीं करेंगे। फिर इससे क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ता है। तो ट्रस्ट बेस्ड जो एक देश जैसे उभरता है भारत, और ये देखा भी जा रहा है, लोग भरोसा भी कर रहे हैं, और इसी वजह से जो है, जो पश्चिमी देश जो है वो भी इंडिया को ट्रस्ट करते हैं ना, और अभी ग्लोबल साउथ भी ट्रस्ट करना उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो इंडिया ब्रिक्स में एक एक्सेप्टेबल लीडर बन रहा है दोस्तों। लेकिन ये गेम जितना सिंपल सुनने में लगता है उतना सिंपल भी नहीं है। अगर हम ऑनेस्टली बात करते हैं, रास्ता बिल्कुल स्मूथ भी इतना नहीं होगा। देखिए, हमें पॉलिटिकल रियलिटी को भी समझना पड़ेगा। इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स वो तो लगे रहते हैं, और फाइनेंशियल जो है कोऑपरेशन को वो कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं ना, ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स। फिर हम करेंसी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे देशों की जो करेंसी कभी कभी बहुत ही अनस्टेबल होती है, तो इसका जो रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। फिर साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि डिजिटल सिस्टम्स पर देखिए, हैकर्स वगैरह तो लगे रहते हैं, कहाँ कहाँ पे क्षति पहुंचाए। वैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स का भी थ्रेट हमेशा रहेगा। तो अगर हम ऐसे सिंपल से शब्दों में हम अगर बोले, तो ये चैलेंजेस सिस्टम को स्लो, रिस्की और फ्रेजाइल भी बना सकता है ना। तो इंडिया को जो है 2026 का रोड मैप जो रियलिज्म के साथ जो है डिजाइन करना होगा। अब इन सब में हमें ये भी देखना है कि भैया अमेरिका कैसे, किस नज़रों से हमें देख रहा है, भैया रेड लाइन की तरह देख रहा है या साइलेंट सपोर्ट की तरफ देख रहा है। तो अगर इंडिया सच में डॉलर के खिलाफ लड़ाई कर रहा होता तो वॉशिंगटन से सिग्नल्स बिल्कुल अलग आते ना। रियलिटी यह है कि इंडिया को जो चुपके से स्पेस दी जा रही है, क्योंकि इंडिया सिस्टम तोड़ नहीं रहा है, सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल बना रहा है। अब सवाल यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स को प्रॉब्लम होगी क्या, ये बात भी है। सच ये है कि इंडिया किसी को जैसे कि ओपनली चैलेंज नहीं कर रहा है। इसमें कैसे कैसी चैलेंज, भाई अपने करेंसी में जो है सारी चीज़ें होगी। इंडिया सिर्फ ये कह रहा है कि भैया हम सिर्फ अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी हम बना रहे हैं। अच्छा, अमेरिका जो है इंडिया को ना ही बिल्कुल डिसरप्टर तो मानता ही नहीं है, बल्कि स्टेबलाइजर के रूप में देखता है वो। और एक ऐसा स्टेबलाइजर जैसे बोल सकते हैं जो कि चाइना को सिंगल हैंडेड जो डोमिनेंस को बैलेंस करे, वो भी बात है। और ग्लोबल सिस्टम को हम अगर ज़्यादा जो रेजिलिएंट बनाए, यही इंडिया की जो है डिप्लोमेसी का यहाँ पे मैच्योरिटी दिख रहा है ना। तो ये बात है दोस्तों। हिस्ट्री में ना सबसे जो पावरफुल जो शिफ्ट्स अक्सर हेडलाइंस में नहीं आती है। जब सिस्टम बदलता है तो लोगों को तब समझ आता है जब ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। और इंडिया का जो एम ये है कि कल को ऑप्शंस कभी खत्म ना हो। तो दोस्तों 2026 का ब्रिक्स समिट सिर्फ एक मीटिंग नहीं होगा, देखिएगा आप लोग। और ये इंडिया का ही मोमेंट हो सकता है ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को रीडिजाइन करने का। अभी भारत एकदम बिल्कुल रीडिजाइन कर सकता है। देखिए, इंडिया ना फाइट कर रहा है ना सरेंडर कर रहा है। इंडिया एक सिस्टम डिजाइन कर रहा है, और जियोपॉलिटिक्स का एक सिंपल रूल याद रखिए, जो सिस्टम डिजाइन करता है वही फ्यूचर का रूल मेकर होता है। अगर आपको लगता है कि इंडिया का ये साइलेंट जो मूव ग्लोबल ऑर्डर को धीरे धीरे बदल सकता है, तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।